गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी ये सिलेबस का लास्ट यूनिट है। ओके, फोर्थ यूनिट जो भी था 202 के अंदर। तो 202 के अंदर हमने फोर्थ यूनिट जो था, ओके, वो फोर्थ यूनिट हमने यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया था। जो बाकी टॉपिक जो बचे हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूँगा। ओके, 201 है, उसमें फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ख़त्म हो गया है। थर्ड यूनिट में आपको सेमिनार दिया था, अभी वो आप लोगों को सबमिट करवाना है। और फोर्थ यूनिट जो है वो ये यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीनेटिक प्राइवेसी। जीनेटिक प्राइवेसी क्या है? ओके, तो रिसेंटली एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफर्ड बायोकेमिकल रिसर्च इनटू डेटा साइंस एंड हेल्थ केयर इनटू बिग डेटा हेल्थ। जो भी जीनेटिक प्राइवेसी है, ओके, मतलब जो भी लेबोरेटरीज है, जो भी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसमें जो भी फंडामेंटल जीनेटिक के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस हो रही है, ओके, वो प्रोसेस को वो रख के उसके जो डेटा है, उसके जो फंडामेंटल टाइप्स है, वो उसको स्टोर करते हैं ताकि वो ट्रांसफ़र होने के काम आए। अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कोविड-19 चल रहा है, ओके, तो कोविड-19 को रिकवरी हो में, मतलब जो भी पेशेंट होते हैं उसको वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद उसका प्लाज्मा हम लेते हैं। प्लाज्मा किस लिए लेते हैं? तो प्लाज्मा का रीज़न यही है कि जो भी कोई दूसरा अफेक्टेड है कोविड-19 से, उसको ये प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो वो जल्दी रिकवर हो सकता है। ओके, तो ये सब है जीनेटिक प्राइवेसी। ये जीनेटिक प्राइवेसी के अंदर रिसर्च, क्लिनिकल, पर्सनल यूज़, ये सब आ जाता है जीनोमिक सीक्वेंस का। उसके बाद जीनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। मतलब जो भी जीन टू जीन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, फर्स्ट ह्यूमन बॉडी टू अनदर ह्यूमन बॉडी, फर्स्ट ह्यूमन बॉडी में से कोई दूसरा ह्यूमन बॉडी है, सेकंड ह्यूमन बॉडी, ओके, उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जो भी जीन कोडन है वो दोनों ह्यूमन में मैच होता है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट्स वाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ पावरफुल। ओके, हमको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हाँ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पावरफुल है, तो दूसरे में जो वो हम इनलेट करेंगे, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, वो सब हमको जानकारी होनी चाहिए। दैट मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनल लाइकली फ्यूचर। पर्सनल जो भी पर्सन होता है, ठीक है, उसके फ्यूचर्स के रिलेटेड हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये रिसेंटली सिग्निफिकेंट है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी जनरल पब्लिक है, रिसर्च कमिटीज़ है, वो सब बैठ के एक डेटा तैयार करते हैं। वो डेटा के रिगार्डिंग ही हमको चलना होता है। ओके, जो भी बहुत बड़ी जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग होती है जेनेटिक लेबोरेटरीज़ की, वो जेनेटिक लेबोरेटरीज़ के अंदर जो भी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर ये डेटा फाउंड होते हैं। दैट मीन्स पूरे 3108 इतने डेटा है, ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर वो डेटा फाउंड होते हैं। वो डेटा फाउंड होने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेकअप करते हैं। तो एक कोडन है, ठीक है, नंबर 1 पर्सन, उसके अंदर जो कोडन है वो पावरफुल है, तो नंबर 2 पर्सन को ज़रूरत है उसकी, तो नंबर 2 की बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो ये दोनों मैच करके ये जीनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हो गई जीनेटिक प्राइवेसी। नेक्स्ट, ये इसमें डायग्राम जो दिया है, कॉलम दिया है, ठीक है, उसमें डोमेन दिया है जीनोमिक डेटा जो है वो, ठीक है। यहाँ पे जो जीनोमिक डेटा है वो कंट्रोल डेटा है, जीएपी, ईबीआई, बायोबैंक, ओके, और पब्लिक जो है वो पब्लिक के अंदर जितने जितने हैं, मतलब जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट के पास है वो डेटा ये है पब्लिक। दैट मीन्स जो भी पर्सनलाइज प्राइवेट लैब खोल के है बैठे हैं वो पब्लिक में आते हैं, ठीक है, तो उनके पास ये कैटालॉग्स है। प्राइवेसी क्या है इसकी? तो ये प्राइवेसी आपको यहाँ पे दिखाई है, हॉमर 2018, वैंग 2009, वैंग 2013, 2015, 2016, ओके, ये एक एक साल के हिसाब से 2013 में वैंग, 2015 में वैंग, 2016 में वैंग, ये मतलब ये तीनों साल में ये वैंग नाम का एक जीन बैंक है। वो जीन बैंक के अंदर वैंग का टोटली जीनोमिक डेटा है। ओके, तो किसी को भी ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है तो हमको क्या ढूंढना है? 2013 के अंदर ये मैचअप हो जाएगा। तो 2013 से जिसको भी चाहिए वो डेटा बैंक निकाल के इसको देना है, ठीक है। एक तरीके से इनके पास एक लेबोरेटरी है, ठीक है। आपको चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की बुक, तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी सिंबल लगा होगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ बायोटेक्नोलॉजी की बुक यहाँ पे होती है। बट कोई भी सिंबलाइज नहीं है तो आपको सब ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सिंबलाइज होता है। ओके, ये बैंक है, बैंक के अंदर सिंबलाइज होता है तो हमको ढूंढने में आसानी रहती है। ओके, नेक्स्ट,
जेनेटिक प्राइवेसी जो है उसकी एथिक्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है वो जानेंगे। ठीक है, जो भी जेनेटिक प्राइवेसी हमने देखी उसके एथिक्स कुछ होने चाहिए, दैट मीन्स वो प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। ओके, वो मेडिकल, साइंटिफिक और बिजनेस एंड लॉ एफर्टमेंट्स के कमिटमेंट और पब्लिक के अंदर ही यूज़ होना चाहिए। वो जेनेटिक लेबोरेटरी के अंदर यूज़ होना चाहिए। वो जो जेनेटिक प्राइवेसी एक्ट जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है, ठीक है, उसी के अंडर प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब वो जो कायदा कानून बनाया है जेनेटिक प्राइवेसी एक्ट, ओके, वो कायदे के अनुसार ही हमको ये प्रोसेस करनी होती है, या जो भी ये प्रोसेस कर रहा है उसको ये प्रोसेस उसके कायदे के अंदर ही रह के करनी होती है। ठीक है, ये डेटा कहीं पे भी आप बेच नहीं सकते, ऐसे ही फालतू में भी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए ये एक्ट बनाया है। जो भी प्रॉब्लम्स है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स है, प्राइवेसी राइट्स है, वो सब मैचअप होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी बैंक है, जो भी लेबोरेटरीज है, उसके प्राइवेसीज डेटा होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो प्राइवेसीज होती है वो प्राइवेसीज के रिगार्डिंग ही उसके कुछ राइट्स होते हैं कि हाँ ये डेटा बैंक हम किसी को भी नहीं दिखा सकते, या जीन ट्रांसफ़र हम किसी के भी साथ नहीं कर सकते, वो बहुत लंबी प्रोसेस है, वो होती है जेनेटिक प्राइवेसी राइट। ओके, तो वो राइट के हिसाब से ये करना पड़ता है। जो भी वॉलेंटियर्स होते हैं वो वॉलेंटियर्स ही ये सब कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी ये नहीं कर सकता है। ये सब उसके एथिक्स है। ठीक है, वो जो प्राइवेसीज है वो प्राइवेसीज कैसे होती है, तो पब्लिकेशंस जो होता है, ठीक है, वो पब्लिकेशंस ही इसकी प्राइवेसीज रख सकता है और कोई प्राइवेसी नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद जो लाइकली दैट इज इंफॉर्मेशन विल रिलीव सेंस एसेंशियल प्रूफ। ठीक है, मतलब जो भी कोई डोमेस्टिकेटेड केस आता है, ठीक है, इनके सामने, तो वो डोमेस्टिकेटेड केस आता है तो उनको प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ हमने AUG कोडन कोई एक हेल्दी पर्सन के पास था, तो जिसको ज़रूरत थी AUG कोडन की, वो AUG कोडन हमने उसके पास दिया, तो इसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो वो प्रूफ भी ये लोग रखते हैं। ये सब हो गए जेनेटिक प्राइवेसी के एथिक्स। नेक्स्ट, ये भी यही है, जो भी क्रिमिनल पेनल्टीज़ है वो उनको रखनी पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी एक क्रिमिनल्स है, ठीक है, वो क्रिमिनल्स के पास जो भी हम बोलते हैं कि कोई क्रिमिनल्स पकड़ा गया है, ठीक है, तो क्रिमिनल्स पकड़ा जाता है, तो क्रिमिनल्स पकड़े जाने के बाद उसका रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, उसका DNA चेक होता है। ठीक है, दैट मीन्स हम कोई भी एक क्रिमिनल्स को ले लें और क्रिमिनल्स का कोई एक क्राइम ले लें, ठीक है, तो उनने क्या क्राइम किया, तो वो क्राइम के हिसाब से उसका चेकअप होगा। फॉरेंसिक लैब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो फॉरेंसिक लैब किस बेस पे काम करती है, यही बेस पे, जेनेटिक लाइब्रेरी के बेस पे। ओके, वो उसका DNA निकालती है, DNA चेक करती है, DNA चेक करने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि यस दैट इज़ द राइट क्राइम। ठीक है, तो जो ये क्रिमिनल है वो परफेक्ट क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल पेनल्टीज जो होती है उनको भी ये अंडर ट्रांसपोर्ट रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो सेक्शन होता है उसका क्रिमिनल सेक्शन वो अलग ही रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है जेनेटिक प्राइवेसी लैब का। ओके, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर फाउंड हो जाता है। ठीक है, तो क्रिमिनल डिपार्टमेंट, नॉर्मल डिपार्टमेंट, पेशेंट डिपार्टमेंट, नॉर्मल पर्सन डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। उसके अंदर जो भी एक्ट है वो है वॉलेंटियरी कॉम्प्लायंस विथ द एक्ट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई अंदर कायदे एक्ट के अंदर रह के ही ये क्रिमिनल का जो भी डेटा हमको लेना है वो ले सकते हैं। वन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड प्राइवेसी प्रोटेक्शन इज एथिक्स एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, ओके, जो है प्रोटेक्शन इज एथिक्स एजुकेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी एथिक्स है जेनेटिक प्राइवेसी का, उसके अंडर ये लोगों को एजुकेशन लेना पड़ता है कि इसके एथिक्स क्या है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो एथिक्स के रिगार्डिंग इन लोगों को एजुकेशन लेना पड़ता है, उसे के अकॉर्डिंग से एक लॉ बनता है और लॉ को फॉलो करते हुए वही रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, तो मैंने आपको बताया कि कोई एक प्रैक्टिकल करना है तो पहले क्या है, दूसरा क्या है, वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हमको प्रैक्टिकल करना होता है, तो ये वो हम बोलेंगे रेगुलेशंस। ओके, तो वो रेगुलेशंस के हिसाब से ही जेनेटिक प्राइवेसी लैब जो होती है उनको काम करना होता है। नेक्स्ट, पैटेंट ऑफ फॉर जीन, मतलब जो भी कोई जीन है उसका एक पैटेंट लगा रहता है। ठीक है, आपने यहाँ पे कॉलेज में आपने यहाँ पे कोई फंक्शन किया था, ठीक है, किसी ने हमने यहाँ पे जो फंक्शन किया था यहाँ पे किसी ने कुछ ना कुछ बनाया था। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू दी योर नेचर, मतलब किसी ने भेल बनाई थी, चाट पूरी बनाई थी, ऐसे।
तो वो आपका होनर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी जीन आया है वो जीन को जिसने भी ढूंढा है वो उसका एक हुनर, तो उसके नाम पे वो पेटेंट हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ काम किया है तो आपको XYZ आपका नाम है, ठीक है। तो आपने कुछ काम किया है तो आपका नाम लेके ही वो काम को याद किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स XYZ पर्सन ने ये काम किया था, तो ये काम के हिसाब से मतलब जो भी काम किया वो काम का पेटेंट आप पे लग गया। इसी तरीके से ये जीन का होता है, जो भी जीन होता है, ठीक है, वो जीन का एक पेटेंट रहता है, जिसने भी जीन को ढूंढा है, ठीक है, वो पेटेंट बन जाता है उसके नाम। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो नॉन ऑब्वियसेंस है, दैट मीन्स कोई भी पेटेंट जो होती है वो पेटेंट 6 महीने या 8 महीने तक नहीं रहती, वो सालों तक, ठीक है। वो जब तक कोई उससे बढ़कर कोई ढूंढ नहीं लेता तब तक वो पेटेंट उसके नाम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेंशन है वो इन्वेंशन के हिसाब से माइट बी कॉल्ड अंडरलेइंग इंटेलेक्चुअल एसेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। जो IPR होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दैट मीन्स ये राइट के हिसाब से वो जीन का जो पेटेंट है, ठीक है, वो पेटेंट उसके नाम पे कॉपीराइट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो भी अब्राहम लिंकन पैटेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ अब्राहम लिंकन इज एडेड फ्यूअल ऑफ इंटरेस्ट टू द फायर ऑफ जीनियस। ओके, यहाँ पे एक नाम था, जो टॉपिक है वो है फ्यूअल ऑफ इंटरेस्ट टू द फायर ऑफ जीनियस। ये जो वर्क किया था, ये जो प्रैक्टिकल किया था वो था अब्राहम लिंकन। तो यहाँ पे पैटेंट बन गया फ्यूअल ऑफ इंटरेस्ट टू द फायर ऑफ जीनियस इज डेडिकेटेड टू द अब्राहम लिंकन, ठीक है। दैट मीन्स ये अब्राहम लिंकन के नाम पे पैटेंट बन गया। ये आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। ये हिसाब से पैटेंट रजिस्टर्ड होता है। Project comprising the commercialization of invention and patent protecting such invention are thus two different entities. That means जो भी प्रोजेक्ट होता है वो कॉमर्शियलाइजेशन होता है, दैट मीन्स वो कॉमर्शियल होता है, उसके ही बेस पे होता है, उसके ही लैब में होता है, ठीक है। और वो कंप्राइजिंग होता है, दैट मीन्स मैंने कोई एक काम किया है तो मैं काम कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से कोई और काम कर रहा है, तो कोई बंदा और काम कर रहा है उसके हिसाब से और वो मुझसे बेहतर है तो वो मेरा पेटेंट भी वो ले सकता है, ठीक है। दैट मीन्स मैं उससे बढ़कर करता हूँ तो वो मेरे ही नाम पेटेंट रजिस्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टू डिफरेंट एंटिटीज़ है उसका मालूम यही है कि मैंने कोई एक काम किया और मेरा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मेरा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, कोई और काम कर रहा है वो है बायोकेमिस्ट्री, तो दोनों में सेम तो आएगा कुछ ना कुछ। ओके, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो अलग रहता है, बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चलता है, उसमें ना माइक्रोबायोलॉजी आता है ना बायोकेमिस्ट्री आता है, तो वो मेरा पेटेंट बन सकता है। एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री में भी ऐसा है, वो जो काम कर रहा है उसमें कोई और सब्जेक्ट मिक्सअप नहीं हो रहा है तो वो अपना पेटेंट भी ले सकता है। दैट मीन्स टू डिफरेंट एंटिटीज भी यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो पैराग्राफ का कोई मीनिंग नहीं है, बट इसमें जो अंडरलाइन किया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सच कॉपीराइट जो होते हैं वो IPR के हिसाब से ही होते हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है हमने, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स के हिसाब से हमको वो नहीं मिलता है तो हम वो नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया है, बट IPR रजिस्टर होता है, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो हमको अप्रूवल देता है तभी हम वो कॉपीराइट ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉलोज है। नंबर 1, वेदर टू फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशंस की एक फाइल होनी चाहिए। वेदर टू कंटिन्यू विथ इट, दैट मीन्स जो भी हमने पेटेंट बनाई है, ठीक है, उसके साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके आगे भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमारा वर्क ऐसा होना चाहिए कि हम उसके ही आगे कुछ ना कुछ वर्क कर सकें, ताकि एक ही बार में वो वर्क किया कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके आगे भी वो वर्क चालू रहना चाहिए, ऐसा वर्क होना चाहिए, तभी पेटेंट रजिस्टर होगी। ओके, कीप एनी पेटेंट ग्रांटेड इन फोर्स और लेट इट लैप्स, मतलब कोई भी एक पेटेंट है, ठीक है, वो फोर्सफुली हम नहीं करवा सकते हैं, वो हमारे वर्क के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हाउ टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट वंस ग्रांटेड, मतलब जब एक बार पेटेंट ग्रांट हो गई तब आप कैसे एक्सप्लॉइट करोगे वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, for those managing both patent applications and granted patent, it is essential to know the value of each sufficiently and accurately if one is to make well-founded decision about their management। ठीक है, यहाँ पे कोई पेटेंट है,
2 पेटेंट, ओके। वो 2 पेटेंट एप्लीकेशंस जो है वो ग्रांट हो गई है, ठीक है। तो वो 2 पेटेंट में से कौन सी पेटेंट की वैल्यू ज़्यादा है, उस हिसाब से हमको वो पेटेंट पे वर्क करना है, ठीक है। मैंने एक्स क्रोमोसोम रखा है और दूसरा रखा है वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम में ज़्यादा वर्क होता है, वाई क्रोमोसोम में ज़्यादा वर्क नहीं होता है। तो मैं पेटेंट किस पे लूँगा? एक्स क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे नहीं लूँगा क्योंकि उस पर ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है। तो एक्स क्रोमोसोम पे पेटेंट लेता हूँ तो वाई क्रोमोसोम पे भी मेरे को पेटेंट मिलेगी, बट मैं ज़्यादा जोर किस पे डालूंगा? एक्स क्रोमोसोम पे, ताकि मैं उस पर आगे भी वर्क कर सकूँ और एज वेल एज उसका मैं कॉपीराइट ले सकूँ, ओके। तो जो आगे वर्क करना चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो पेटेंट नक्की होती है। वो मैनेजमेंट जो होता है, IPR मैनेजमेंट, ओके, वो इसी हिसाब से हमको डिसीजन देने को बोल देता है। सिंस ओनली स्मॉल proportion of patent turn out to be extraordinary value in the long run, and given that IP department budget are limited, that means जो भी हमने पेटेंट रखा है, ओके, वो पेटेंट के हिसाब से जो भी फंड IPR के अंदर होगा वो IPR हमको बोलेगा, ठीक है। दैट मीन्स आप मेरे पास कोई होमवर्क लेके आते हो, कोई सेमिनार लेके आते हो, बट वो सेमिनार में कोई मज़ा नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फिर से लेके आओ, ठीक है। एक सेमिनार जो आपने दिया है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेमिनार दिया है, तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे भी आप बेहतर कर सकते हो, तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा ट्राई करोगे, ठीक है। तो आप एक बार सेमिनार का अपना खुद का, दैट मीन्स 60 जन की स्ट्रेंथ होती है पूरे क्लासरूम में, ठीक है। वो 60 स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अकेले को ही हर बार याद किया जाएगा विद इन द सेमिनार रिगार्डिंग टॉपिक। वो आपके नाम पे एक सेमिनार का पेटेंट बन गया, समझ गए आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। मैंने जो आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है, ये ध्यान से सुनना है आपको। मैं आपको जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वही हिसाब से आपको टॉपिक बनाना है, ठीक है। अभी ये पूरा थियोरिटिकल चैप्टर है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टॉपिक नहीं दिए है। आपको यहाँ पे टॉपिक मैंने जो बोला है उस हिसाब से आपको लिखना है। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। Thank you so much, Professor Vishal Mistry, Department of Biotechnology from Arpan Science College.